प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में लेके आए हैं बिहार डीएलएड संयुक्त परीक्षा में पूछे जाने वाले सामाजिक अध्ययन का एक सेट। ठीक है, देखिए इसमें कुल 20 प्रश्न हैं और ये प्रश्न आपको 10 मई 2023 को पूछे गए थे। 10 मई 2023 को ये सवाल पूछे गए थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी आपको सवाल रिपीटेड देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए पहला सवाल देख लेते हैं। देखिएगा पहला सवाल क्या है कि किस आधार पर लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन कहते हैं। राष्ट्रीय भावना का अभाव, निर्णय में देरी, राजनीतिक चेतना का अभाव या जनमत पर आधारित। तो देखिए सर्वोत्तम शासन कैसे कहेंगे, तो राष्ट्रीय भावना का अभाव। जब राष्ट्रीय भावना का अगर अभाव ही हो जाएगा तो उसे हम सर्वोत्तम शासन कह ही नहीं सकते हैं। निर्णय में देरी, देखिए लोकतंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें निर्णय लेने के लिए लोग स्वतंत्र होते हैं और इसमें देरी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी देरी नहीं होना चाहिए, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। राजनीतिक चेतना का अभाव, जब राजनीतिक चेतना की कमी हो जाती है तो फिर वो सर्वोत्तम शासन नहीं कहलाता, यानी और ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। डी नंबर में है जनमत पर आधारित। तो देखिए बिल्कुल लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है, लोकतांत्रिक जो शासन होता है वो जनमत पर आधारित होता है, यानी इसमें जनता को ही सब कुछ माना जाता है, जनता के आधार पर ही कार्य किए जाते हैं। तो यह डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लीजिए। अगला है दुर्गावती जलाशय परियोजना बिहार के किस जिले में स्थित है। पटना, गया, कैमूर या रोहतास। तो देखिए दुर्गावती जलाशय जो परियोजना है यह कैमूर जिले में स्थित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैमूर जिले में यह जो जलाशय दुर्गावती नदी पर है, किस नदी पर है, दुर्गावती नदी पर बना हुआ है। और यह दुर्गावती नदी जो है यह कर्मनाशा नदी का सहायक नदी है। कर्मनाशा नदी का सहायक नदी है दुर्गावती, और इसी में दुर्गावती जलाशय परियोजना बनाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है। संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध, सरकार की आलोचना करना, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता या सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता। तो देखिए इनमें कौन सी स्वतंत्रता नागरिकों को प्राप्त नहीं है बोला है। ठीक है, तो देखिए पहला संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध। देखिए हम संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध कर सकते हैं, यदि अगर वह हमारे अनुकूल नहीं हो तो इनका विरोध किया जा सकता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरकार की आलोचना करना, देखिए सरकार की आलोचना करने का भी अधिकार नागरिकों को प्राप्त है। आप आलोचना करें लेकिन ठीक है अब शब्द का प्रयोग नहीं करना है। वहीं पे तीसरा है सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता। आप आंदोलन भी कर सकते हैं सरकार को बदलने के लिए, ये भी किया जा सकता है। लेकिन सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सशस्त्र विद्रोह का मतलब होता है कि हथियार लेकर के आप विद्रोह में भाग लेंगे, तो यह बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यह एक भारतीय जो नागरिक को ये स्वतंत्रता प्राप्त नहीं किया गया है। ठीक है, कि आप हथियार लेकर के आप विद्रोह नहीं कर सकते हैं। तो सशस्त्र विद्रोह इसका सही आंसर हो जाएगा। यह अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला देखिएगा कि भारत की वित्तीय राजधानी है बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई या दिल्ली। देखिए ये तो सबको पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है। कहाँ है, दिल्ली है। वहीं अगर आपको पूछ ले कि वित्तीय राजधानी कहाँ है तो आपको इसको सही करके आना है मुंबई। क्या है, वित्तीय राजधानी मुंबई है। ठीक है, वित्तीय का मतलब होता है रुपए पैसे से संबंधित जो राजधानी, चूँकि मुंबई में जो है क्या है, तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ है, मुंबई में है, इसलिए मुंबई को वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेंगे। अगला सवाल है कि विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। देखिए ये तो पता है कि माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सर्वोच्च शिखर है। क्या है, प्रथम, यानी प्रथम सबसे पहला सर्वोच्च शिखर है, सबसे ऊंचा है ये विश्व में। तो ये जो है ये किन दो देशों की सीमा पर स्थित है। नेपाल तिब्बत, भारत नेपाल, नेपाल भूटान या भूटान तिब्बत। तो देखिए इस तरह के सवालों में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है यानी हिमालय का जो फैला हुआ है वो भारत और नेपाल के बीच में है, तो इसमें लोग भारत और नेपाल को टिक करके आ जाते हैं। लेकिन जो माउंट एवरेस्ट है वह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। किसकी सीमा पर है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और नेपाल इसका आंसर नहीं होगा, बल्कि नेपाल और तिब्बत हो जाएगा।
वहीं बात कर लेते हैं इसकी ऊंचाई के बारे में, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,849 मीटर, ठीक है। यह जो है इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। वहीं जो माउंट एवरेस्ट है इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम अमरकंटक नहीं है? देखिए अमरकंटक जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, और यहाँ से कई सारे नदियों का उद्गम होता है अमरकंटक की पहाड़ी से। तो यहाँ पे कौन सा नदी है जो अमरकंटक से नहीं, इसका उद्गम नहीं होता है? तापी, सोन, नर्मदा या जोहिला? तो देखिए नर्मदा का उद्गम होता है अमरकंटक से, बिल्कुल ये जो है सही हो जाएगा। सोन नदी का भी उद्गम होता है अमरकंटक से। सोन जो है गंगा की एक सहायक नदी है और यह पटना के पास, ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है, तो सोन नदी भी सहायक नदी हो जाएगा। वहीं जो जोहिला नदी है ये भी इसका उद्गम भी कहाँ होता है? तो अमरकंटक से ही होता है, ठीक है। सोन का भी अमरकंटक से, जोहिला भी अमरकंटक से, नर्मदा भी अमरकंटक से। इस प्रकार जो तापी हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका उद्गम अमरकंटक से नहीं होता बल्कि दूसरी जगह से होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सवाल है जमोरिन कहाँ का राजा था? स्पेन, डच, मद्रास या कालीकट? तो देखिए जमोरिन जो है कहाँ का शासक था? यह कालीकट का शासक था। कहाँ का? कालीकट का। देखिए जब 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आए थे, ठीक है, जब पहली बार वास्को डी गामा भारत आए थे तो वह कहाँ आए थे? केरल के कालीकट में आए थे, ठीक है। और कालीकट पे जब आए थे तो वहाँ के स्थानीय राजा जमोरिन ने, किसने? राजा जमोरिन ने इनका वास्को डी गामा का स्वागत किया था, तो इसलिए ये जो है राजा इम्पोर्टेंट हो जाता है जमोरिन, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कालीकट हो जाएगा। आगे देख लेंगे। अगला सवाल है कि सिंगरौली किस राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या कर्नाटक? तो देखिए सिंगरौली जो आता है ये मध्य प्रदेश में आता है। कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में, यानी ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंगरौली मध्य प्रदेश में आता है। वहीं बात कर लेते हैं कि भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड हो जाएगा सबसे बड़ा, यानी भारत में सबसे अधिक कोयले का उत्पादन झारखंड में ही होता है। उड़ीसा जो है ये बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे आगे है। किसके? बॉक्साइट के उत्पादन में सबसे अग्रणी है उड़ीसा, ठीक है। देखिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? देखिए हालांकि प्रथम विश्व युद्ध जो चला था वो 1914 से 1918 ईस्वी तक चला था, लेकिन इसके बहुत सारे कारण थे। उनमें से एक तात्कालिक कारण था जिसके कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। तो ऑस्ट्रिया के युवराज की सराजेवो में हत्या, बिस्मार्क का जर्मनी का चांसलर बनना, और आगे भी ऑप्शन है, देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है कि जर्मनी द्वारा ब्रिटिश जहाज लुसितानिया को डुबाया जाना, या सम्राट कैजर विलियम का शासक बनना। तो देखिए इस सवाल का अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रिया के युवराज की सराजेवो में हत्या। देखिए ऑस्ट्रिया के जो युवराज थे इनका कहाँ? तो सराजेवो में इनका हत्या कर दिया गया था, और इसी हत्या के कारण प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी। तो ये जो है इसका तात्कालिक कारण माना जाता है, ध्यान रखिएगा। बाकी ये जो आप कारण देख रहे हैं ये सारे कारण प्रथम विश्व युद्ध के थे, लेकिन यह तात्कालिक कारण नहीं माने जाते हैं। आगे देख लेंगे। अगला सवाल है कि भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ? 1926, 1929, 1930 या 1927? तो देखिए मजदूर संघ अधिनियम क्या होता है कि मजदूरों को एक संघ बनाने का कानूनी अधिकार मिला था, तो इसे ही मजदूर संघ अधिनियम कहा जाता है। और यह कब मिला था? तो ये मिला था 1926 ईस्वी में। कब पारित हुआ था? 1926 ईस्वी में पारित हुआ था, ठीक है। वहीं बात कर लेते हैं कि भारत में या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। आगे देख लेंगे। अगला सवाल है कि मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या गुजरात? तो देखिए मूंगफली का अगर सबसे प्रथम स्थान में मूंगफली के उत्पादन में कौन आता है? गुजरात आता है। क्या आता है? गुजरात सबसे प्रथम स्थान में आता है मूंगफली के उत्पादन में।
लेकिन यहाँ पूछा है दूसरे स्थान में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो तमिलनाडु है। कौन सा है, तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं केरल के बारे में। तो यहाँ मसालों की बहुत ज़्यादा खेती होती है, काजू वगैरह की खेती भी केरल में सबसे अधिक होती है। आगे देख लेंगे, अगला सवाल है, मतदाता पहचान पत्र के अलावा और कितने प्रमाण पत्र वैध होते हैं, 12, 16, 18 या 14। तो देखिए मतदाता पहचान पत्र जो वोटर आईडी होता है आपका, वोटर आईडी, इसके अलावा और भी 14 प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है। कितने, 14 प्रमाण पत्र वैध होते हैं। जैसा कि आपका हो गया आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस। ठीक है, इस तरह से आपको कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला आधार कार्ड, और भी बहुत सारे कार्ड हैं इस प्रकार के। आपको कुल मिलाकर के वोटर आईडी को छोड़कर आपको 14 प्रमाण पत्रों को वैध माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है कि लीग ऑफ नेशंस राष्ट्र संघ के विचार के लिए कौन अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मेदार थे। देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद कोई ऐसा विश्व युद्ध ना हो, तो इसलिए राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया था, ताकि प्रथम विश्व युद्ध जैसे खतरनाक विश्व युद्ध से बचा जा सके। तो इसको लीग ऑफ नेशंस का विचार किसके मन में आया था, तो वुडरो विल्सन के, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वुडरो विल्सन, इनके ही मन में ये विचार आया था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे, देखिएगा अगला सवाल है, किस देश का जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या कनाडा। तो देखिए पहले आप लोग बताइएगा कि भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो देखिए 2011 के जनगणना अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इससे अधिक कौन सा है, तो देखिएगा बांग्लादेश जो है, यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1265 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, काफ़ी ज़्यादा है। भारत से कई गुना ज़्यादा जो है बांग्लादेश का जनसंख्या घनत्व है। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है, वहीं आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है। बिहार का आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। अगला सवाल है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका या इस्लामाबाद। देखिए सार्क जो है यह दक्षिण एशियाई देशों का क्या है, एक दक्षिण एशियाई देशों का एक संगठन है। ठीक है, इसमें कुल कितने देश शामिल हैं, तो 8 देश शामिल हैं। और यहाँ पे पूछा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा काठमांडू। नेपाल का जो काठमांडू है यही सार्क का मुख्यालय है। सार्क में कुल 8 देश शामिल हैं। इन 8 देशों को अगर याद करना चाहते हैं तो आपको एक ट्रिक याद करना है, MBBS पानी वाला। तो M से क्या हो जाएगा, मालदीव्स, B से भूटान, B से बांग्लादेश, S से श्रीलंका, P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, N से नेपाल और I से इंडिया। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा कुल 8 देशों को सार्क में जो सार्क के सदस्य हैं। आगे देख लेंगे। अगला सवाल है, प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संसाधन संरक्षण के बारे में एक महत्वपूर्ण अवलोकन किया, हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है, किसी के लालच के लिए नहीं। देखिए क्या कहा गया था संसाधन के बारे में कि ये सब के लिए पर्याप्त है, इंसान जितने भी लोग हैं उन सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर कोई लालच करता है इससे तो उसके लिए नहीं है। ऐसा कथन किसने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे। तो अगला सवाल देखिए कि भारत में सबसे ऊंची सड़क कहाँ मिलती है, शिमला, पश्चिम बंगाल, पश्चिम घाट, लद्दाख या दार्जिलिंग। तो यहाँ पे देखिएगा सबसे अधिक ऊंचाई पर कौन सा स्थान आपको देखने को मिलेगा, तो लद्दाख। ठीक है, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर है, इसलिए लद्दाख में ही ऊंची ऊंची सड़कें पाई जाती हैं, क्योंकि जो सबसे अधिक ऊंचा शहर होगा तो वहीं सबसे अधिक ऊंची ऊंची सड़कें देखने को मिलेंगी। तो लद्दाख इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं आपका जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे भारत का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में भारत का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेंगे। अगला सवाल है कि साधारण विधेयक को
कानून बनने के लिए पहले कितने चरणों से होकर गुजरना होता है? देखिए, जब भी कोई विधेयक है, ये विधेयक ज़रूरत पड़ती है देश को कि नहीं इस किसी कानून में संशोधन होना चाहिए या कोई नया एक विधेयक ला करके नया कानून बनाना चाहिए, तो इस प्रकार से इसे कुल 5 चरणों से गुजरना होता है। कितने चरणों से? 5 चरणों से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 चरणों में पहला चरण ये है कि सबसे पहले जो विधेयक है उसे पेश किया जाता है, और नंबर दूसरा में है कि इस पर चर्चा होती है। ठीक है, पहले पेश किया जाता है फिर चर्चा होती है। तीसरे नंबर में से लोकसभा में पारित किया जाता है। किसमें? लोकसभा में पारित किया जाता है। ठीक है, जब लोकसभा में पारित हो जाता है तो फिर इसे चौथे चरण में राज्यसभा में पारित किया जाता है। राज्यसभा में पारित करने के बाद अंतिम रूप से 5वें चरण में राष्ट्रपति का क्या होता है? तो सिग्नेचर होता है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। तो इस प्रकार से इसे कुल 5 चरणों से गुजरना पड़ता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है कि छत पर वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है। झील की पानी, नदी के पानी, भूजल या समुद्री जल। तो देखिए, हम लोग छत में से जब पानी को क्या करते हैं तो ज़मीन के अंदर कर देते हैं, यानी भूजल कर देते हैं, तो यह वर्षा जल पुनर्भरण की एक तकनीक हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे ऐसे राज्य जैसे कि राजस्थान हो गया, कहाँ हो गया? राजस्थान जैसे राज्यों में वर्षा काफ़ी कम मात्रा में होती है और यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी पाई जाती है। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, जब भी बारिश होती है उन पानी को ये लोग क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर भेज देते हैं। जो छत का पानी होता है उसे ज़मीन के अंदर भेज देते हैं या स्टॉक करके रखते हैं, और इसी पानी को ये लोग बाद में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी पानी को यूज़ करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो तकनीक है ये भूजल में क्या करना है, पुनर्भरण की तकनीक कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे। अगला सवाल है कि हिटलर किसका प्रवर्तक था? देखिए, यह डीएलएड वालों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, डीएलएड वालों का फेवरेट क्वेश्चन भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं आपको। तो हिटलर किसका प्रवर्तक था? नाजीवाद, उग्रवाद, फांसीवाद या इनमें से कोई नहीं? तो हिटलर को नाजीवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाजीवाद इसकी एक विचारधारा थी, ठीक है, हिटलर की, इसलिए हिटलर किसका प्रवर्तक था? तो नाजीवाद का प्रवर्तक था। वहीं बात कर लेते हैं, हिटलर कहाँ का निवासी था? हिटलर कहाँ का निवासी था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आज के वीडियो में हम लोगों ने कुल 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, और इन 20 में से आपने कितनों को पहले से हल कर पाया, कितने से खुद से हल कर पाया, कितने सवालों को, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, सीरीज़ को मिस ना करने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर इसी तरह के वीडियोज़ आते रहेंगे। ये सीरीज़ हमें पूरा करना है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।